हेलो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने फ्लावर से स्टार्ट किया था, उनकी दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हुए मेल फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से, फर्टिलाइजेशन में भी डबल फर्टिलाइजेशन से हमने एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड और फ्रूट तक सारा देख लिया। आज नटसेल में अगर पूरी इस लाइफ साइकिल को हम लोग देखें और उसके बाद आप लोग देखोगे कुछ टर्म्स जो इस पूरे चैप्टर में कई यूज आती हैं, एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, एंथेसिस, एंथोलॉजी, टेसल, क्रेस्यून्यूसिलेट, टेन्यून्यूसिलेट, सार्कोटेस्टा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पोलन जर्मिनेशन इन लेबोरेटरी, ये टर्म्स भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले ब्रीफ में पूरा इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स की लाइफ साइकिल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये रहा एंजियोस्पर्म। हमको मालूम है कि ये प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, डिप्लॉयड होती है, वेजिटेटिव पार्ट रूट स्टेम लीफ होते हैं, लेकिन जब हम लोग लाइफ साइकिल देख रहे हैं तो अपने काम की चीज इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर होती है। फ्लावर में अपने काम का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम में अपने काम का स्टेमन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोशियम में अपने काम का कार्पल या पिस्टिल है। स्टेमन में फर्टाइल पार्ट एंथर, इसी तरह इस कार्पल में अपने काम की ओवरी, एंथर में पोलन सैक जिसको हमने माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ओवरी में अपने काम का ओव्यूल। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टिश्यू होता है हम जानते हैं उसे माइक्रो स्पोरो जीनस टिश्यू कहते हैं। ओव्यूल में जो टिश्यू होता है उसे हम न्यूसिलस कहते हैं, न्यूसिलस। और इस तरह से न्यूसिलस की एक सेल एनलार्ज हुई थी जिसे हमने मेगा स्पोर मदर सेल बोला था। इसी तरह माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को पोलन मदर सेल कहते हैं। यहां तक एवरीथिंग इज डिप्लॉयड, यहां से लेके सारी चीजें डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक है। अब जाके इस मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस हुआ। इसी तरह इस पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बने। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बने, लेकिन अपने को पता है कि एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, बस बाकी 3 रीजनरेट हो जाते हैं। इसी तरह पोलन ग्रेन से 2 सेल स्टेज में जब पोलिनेशन हो जाता है तो मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, इतनी चीज अपने को मालूम है, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। इसी तरह इस मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये बात में मालूम है, गैमेटोफाइट कहते हैं। इस एम्ब्रियो सैक में अपने काम की चीज एक तो एग सेल और एक अपने काम का सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, इनमें से एक मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है और एक मेल गैमेट
इस एग सेल से फ्यूजन करता है। एग सेल से फ्यूजन करने वाले इस प्रोसेस को तो हम सिमगेमी कहते हैं, जैसे याद करो ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोला था। और इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन बनता है जो कि ट्रिप्लोइड होता है, और इससे जाइगोट बनता है जो कि डिप्लोइड होता है। पेन से एंडोस्पर्म बन जाता है, और इस जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। अपने को मालूम है जब तक वो ओवेरी थी, वो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवेरी ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सीड को जर्मिनेट करके वापस एंजियोस्पर्म बना लेते हैं। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल नट सेल में हम लोगों ने जो पूरी पढ़ी है इतने दिनों में, वो लाइफ साइकिल, ये कंप्लीट एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है, जो हमको इस पूरी साइकिल से पूरा चैप्टर रिवाइज हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग अगर इन टर्म्स को देखें, अगर हम लोग इन सारे टर्म्स को देखें तो एम्फीमिक्सिस समझना, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक है। एम्फी का मतलब ही होता है बोथ। अगर किसी भी प्लांट में, एल्गी से लेके हायर प्लांट तक अगर हम लोग चलते हैं, किसी भी प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दो मेन इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। एक तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मींस फर्टिलाइजेशन, और एक रिडक्शनल डिवीजन जिसको मियोसिस कहते हैं। दो मेन इवेंट्स होना इसलिए जरूरी है किसी भी प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ताकि क्रोमोसोम्स का नंबर जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहे। जैसे गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है रिडक्शनल डिवीजन से। जब मेल और फीमेल गैमेट का वापस फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्रोमोसोम्स का नंबर वापस डबल हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन करने के लिए जनरेशन टू जनरेशन दीज टू इवेंट्स मस्ट हैं, एक मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन और एक फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। इसका मतलब व्हाट इज एम्फीमिक्सिस? तो इट इज इन नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बोथ दीज टू इवेंट्स आर प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन भी हो एंड मियोसिस भी। उस नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस के नाम से जानते हैं। तो एक टर्म तो ये जो नॉर्मल हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था अभी, वो एम्फीमिक्सिस टाइप का ही था। अब अगर हम बात करते हैं एपोमिक्सिस की, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स में से वापस एक है ये एपोमिक्सिस। सच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस आर एब्सेंट। और इसका मतलब अगर किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो और उसमें मियोसिस नहीं हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो, फिर तो वेरिएशंस आएंगे नहीं। इसका मतलब एपोमिक्सिस तो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इसमें ना तो फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही इसमें मियोसिस होता है, उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है फार्मर्स के लिए, खासकर अगर हम लोग देखें, हर बार वो हाइब्रिड सीड यूज में लेते हैं, और हाइब्रिड सीड इकोनॉमिकली बहुत कॉस्टली उनके लिए पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऑफ स्प्रिंग उनके खुद के प्रोडक्शन से सीड्स को जर्मिनेट करके वापस क्रॉप डेवलप करते हैं, तो वो हाइब्रिड नहीं रह पाता, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती। उसके लिए ये एपोमिक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, एपोमिक्टिक सीड कहने का मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम एपोमिक्टिक जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसे प्लांट्स के सीड में, जिसमें बिना मियोसिस के फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन होगा, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे। उनमें से एक मेथड ये एपोमिक्सिस है। अगर मैं एपोमिक्सिस को क्लासिफाई करना चाहूं तो एपोमिक्सिस की ये 3 टाइप्स आप लोगों को याद रखनी है। एक पार्थिनोजेनेसिस नाम आप लोगों ने सुना है, एक एपोगेमी और एक एपोस्पोरी। याद दिलाता हूं आपको कि ये ओव्यूल था हमारे पास,
इस तरह का मोस्ट कॉमन फॉर एग्जांपल ओव्यूल हमारे पास था, और इसमें अगर मियोसिस नहीं हो तो उसके न्यूक्लियस की मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली अगर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बन जाए तो उसकी ये एग सेल भी डिप्लॉयड होगी, उसके सिनर्जिड्स भी डिप्लॉयड होंगे, उसकी एंटीपोडल्स भी डिप्लॉयड होंगी और पोलर न्यूक्लियाई भी डिप्लॉयड होंगे। इस तरह से अगर मैं कहूं कि ये एपोमिक्सिस हो रहा है तो इस एग सेल में बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। अगर मैं डिफाइन करूं पार्थिनोजेनेसिस को, द फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल, यहां पे एग सेल डिप्लॉयड है, फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान देना, जब ये ओव्यूल इमेच्योर होता है तो उसका न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। याद करो एक सेल एनलार्ज हुई थी जिसे मेगास्पोर मदर सेल बोला था, उसमें हमने मियोसिस कराया था। मैं यहां पे कह रहा हूं कि मियोसिस नहीं हो, तो मियोसिस नहीं हो तो उस डायरेक्ट उस मेगास्पोर मदर सेल से अगर ये एम्ब्रियो सैक बनेगा तो इसकी हर एक सेल डिप्लॉयड होगी। तो ये एग सेल जो कि डिप्लॉयड है बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। सेल्स अदर देन एग सेल, इस एग सेल के अलावा इस सिनर्जिड से, इस एंटीपोडल सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम एपोगेमी कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट अदर देन एग सेल, इस एम्ब्रियो से क्या फीमेल गैमेटोफाइट की एग सेल के अलावा इसकी किसी भी सेल से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसे एपोगेमी कहते हैं। ये चीज भी क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें एपोस्पोरी की, तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक फ्रॉम स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कौन? मेगास्पोर मदर सेल न्यूक्लियस, विदाउट मियोसिस इज नोन एज एपोस्पोरी। कहने का मतलब उस मेगास्पोर मदर सेल में बिना मियोसिस के अगर ये एम्ब्रियो सैक बना है जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं तो दैट इज नोन एज एपोस्पोरी। ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट अपने को याद रखनी है। रिपीट कर रहा हूं, एग सेल एक ही टर्म, एक ही वर्ड, एग सेल से एम्ब्रियो बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोजेनेसिस। अगर एग सेल के अलावा इस एम्ब्रियो सैक की किसी भी सेल से एम्ब्रियो बन जाए एपोगेमी। और इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस के होता है तो उसे एपोस्पोरी कहते हैं। इसलिए इन तीनों टर्म के लिए मैं कहूं कि एक ही वर्ड में अगर इनको आप लोग डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, तो इन तीनों के लिए एक वर्ड एगैमोस्पर्मी भी काम में लेते हैं। एगैमोस्पर्मी, तो एपोमिक्सिस और एगैमोस्पर्मी ये तीन टाइप अपने को याद रखनी। अब एक साइंटिस्ट को याद करेंगे हम, प्रोफेसर पी महेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, अपने राजस्थान जयपुर में जन्मे महेश्वरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे महेश्वरी। उन्होंने इस एम्ब्रियोलॉजी पे इतना काम किया कि उन्हें फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और उनकी एक पॉपुलर बुक आज भी हम लोग पढ़ने को मिलती है, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और पॉपुलर बुक उनकी है पी महेश्वरी की। उन प्रोफेसर पी महेश्वरी ने इस एपोमिक्सिस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। तो अकॉर्डिंग टू पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी, that apomixis is of two types. एक तो रिकरेंट एपोमिक्सिस और एक नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस, ये जो एगैमोस्पर्मी हम लोगों ने देखी अभी, ये तीनों टाइप, दैट इज द रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो ये चीज तो अपने को समझ में आ गई कि ये एम्ब्रियो जो बनेगा इस एग सेल से वो भी डिप्लॉयड होगा, सिनर्जिड से बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा, और इस एंटीपोडल से बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा।
और बिना मियोसिस के अगर ये फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा। दैट इज द रिकरेंट एपोमिक्सिस। इन केस ऑफ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस थोड़ा ध्यान से देखना, मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉइड होती है, इसमें मियोसिस तो होता है, ये देखो, ये कहता है मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस तो होता है, जिससे मेगास्पोर तो बन गया और ये मेगास्पोर हैप्लॉइड ही बना, और इस मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बना वो भी हैप्लॉइड ही बना। इसका मतलब इससे जो एग सेल बनी वो भी हैप्लॉइड बनी, इससे सिनर्जिड्स बनी, इससे एंटीपोडल सेल्स बनी, वो भी हैप्लॉइड बनी, और इस एग सेल में बिना फर्टिलाइजेशन के, अब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये है तो पार्थिनोजेनेसिस ही, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसी तरह इस सिनर्जिड से या एंटीपोडल सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाए तो इसको हम बोलेंगे तो एपोगेमी ही, लेकिन हैप्लॉइड एपोगेमी। इस तरह से ये टर्म्स अपने को याद रखनी है। ये सारे टाइप जितनी भी हमने देखी एपोमिक्सिस की टाइप्स हैं, तो अपने को दो टर्म्स तो क्लियर हो गई कि व्हाट इज एम्फीमिक्सिस, व्हाट इज एपोमिक्सिस। अब अगर हम लोग बात करें इस पोलीएम्ब्रियोनी की, ध्यान दो एक बात, इसके ऊपर ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पोलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोस इनसाइड ए सिंगल सीड इज नोन एज पोलीएम्ब्रियोनी। नॉर्मली किसी भी सीड में हम लोग देखते हैं एक ही तो एम्ब्रियो होता है, अगर किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो उसे पोलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि हमको मालूम है जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें मोर देन वन आर्किगोनिया होती है, तो मोर देन वन आर्किगोनिया होंगी तो एक से ज्यादा जाइगोट बनेंगे, और एक से ज्यादा जाइगोट बनेंगे तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे ही, इसलिए पोलीएम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म का तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन क्या किसी एंजियोस्पर्म में भी पोलीएम्ब्रियोनी होती है, हमको तो ये देखना है, तो कहेंगे यस, मोस्ट कॉमन सीट्रस और मैंगो में तो पोलीएम्ब्रियोनी होती ही है। तो कैसे पोलीएम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है, पोलीएम्ब्रियोनी की क्या टाइप्स है, अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पोलीएम्ब्रियोनी की डेफिनेशन हमने देख ली, लेकिन ये देखना है कि कैसे एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन उस ओव्यूल में हो जाता है। उससे पहले अगर मैं कहूं कि टाइप्स ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी बताओ, टाइप्स ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी और एक होती है ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी। बहुत आसानी से दोनों टर्म समझ में आ सकती हैं। इफ मोर देन वन एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इनसाइड सिंगल एम्ब्रियो सैक इन ईच ओव्यूल, हर एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक है और फिर भी एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, दैट इज द ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी। इफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इनसाइड सिंगल ओव्यूल, देन सच टाइप ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी इज नोन एज फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी। एक बार डायग्राम से देख लो आप कि ये जैसे ओव्यूल है ये रहा, और इस ओव्यूल में अगर एम्ब्रियो सैक ही दो हो, एक ये रहा एम्ब्रियो सैक, एक ये रहा एम्ब्रियो सैक, तो अपने को मालूम है कि एग सेल एक से ज्यादा होंगी ही, और इससे भी एम्ब्रियो बन जाए, इससे भी एम्ब्रियो बन जाए, दैट इज द फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी। इसको हम फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और इस तरह की पोलीएम्ब्रियोनी, ये फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी आप लोग देख रहे हो, ये सीट्रस में एंड कैजुराई नाम है, इस तरह की पोलीएम्ब्रियोनी फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी होती है। लेकिन कोई क्या ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी का, तो जैसे ये अपने पास ओव्यूल है, इस ओव्यूल में सिंगल एम्ब्रियो सैक ये रहा, तो सिंगल एम्ब्रियो सैक होगा तो एग सेल तो एक ही है ये, और इससे एम्ब्रियो बन ही जाता है। लेकिन इस जाइगोट में फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि इस तरह का जाइगोट था,
और उसमें डिवीजन होके ऐसी ऑक्टेट स्टेज बनी थी। अगर इस सेल से एक एम्ब्रियो बन जाए, 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 तो मोर देन वन embryos are formed from single zygote, then such type of polyembryony is known as cleavage polyembryony। कि एक सिंगल जाइगोट से एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ऑर्किड्स में खासकर इस तरह की पोलीएम्ब्रियोनी मिलती है, ऑर्किड्स में क्लीवेज पोलीएम्ब्रियोनी होती है। या फिर मैं कहूं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखो इस सिनर्जिड से हो जाए, ये सिनर्जिड है और इस सिनर्जिड से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर किसी सिनर्जिड से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम पोलीएम्ब्रियोनी तो कह दिया, लेकिन एग्जाम्पल इसके आप लोग देखोगे, एक तो अपना जाना पहचाना एरिस्टोलोकिया हुक्का बेल, एरिस्टोलोकिया एक पीली कटीली सत्यानाशी आर्जिमोन पैपरेसी का मेंबर है, हम लोग जानते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना। इनमें सिनर्जिड से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इस एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो एग्जाम्पल आप लोग देखोगे अल्मस में। ये सब ट्रू पोली एम्ब्रियोनी है, एक ही एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, रेयरली, बहुत कम। ये जो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म की सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, अपने को मालूम है ट्रिप्लॉइड होगा, लेकिन उससे बनने वाला एम्ब्रियो आप लोग देखोगे रेयरली ऐसा होता है। एक पैरासिटिक प्लांट है बेलेनोफोरा में, एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है पोली एम्ब्रियोनी कोज करने वाला, वो है एक एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। ये आप लोग देखना, एक फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पोली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। If embryo formation takes place with the help of integuments or nucellus, या मैं कहूं if embryo is formed the tissue that is present around embryo sac, इस embryo sac के बाहर हमको मालूम है या तो ये न्यूसिलस है या फिर इसके बाहर तो ये इंटेग्यूमेंट्स है। तो अगर न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसे हम एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो या तो न्यूसिलस से हो या फिर इंटेग्यूमेंट से हो, इसे कहते हैं एडवेंटिव पोली। आउट ऑफ दीज ऑल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोनी पोली एम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज न्यूसिलर पोली एम्ब्रियोनी, और ऐसी मोस्ट कॉमन पोली एम्ब्रियोनी सीट्रस के मेंबर्स में और मैंगो में देखने को मिलती है। लेकिन जो एंडोस्पर्म की तरह रेयरली इंटेग्यूमेंट से, एक प्लांट स्पाइरेंथिस, उसमें इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये पोली एम्ब्रियोनी की डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल अपने को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें व्हाट इज एंथेसिस, तो द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज एंथेसिस। जब किसी भी इन्फ्लोरेसेंस से फ्लावर खिलते हैं उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं हम एंथेसिस। व्हाट इज एंथोलॉजी, तो स्टडी ऑफ फ्लावर, और फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके लिए टर्म काम में लेते हैं हम एंथोलॉजी। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है ये टेसल। आप लोगों ने भुट्टा खाया तो है, लेकिन अगर उसको मेज उस प्लांट पे ग्रो करते हुए कभी आप लोगों ने देखा हो तो पता चलेगा कि पोएसी का मेंबर है, इसमें ये फाइब्रस रूट्स होती हैं
और स्टेम क्लियरली डिफरेंशिएट होता है नोड्स इंटरनोड्स में, और उससे हर एक नोड पे इस तरह की सीथिंग लीफ बेस वाली लीव्स होती हैं, और उसके ऊपर आप लोग देखोगे मेल फ्लावर्स का बिल्कुल एक बंच होता है, और हर एक लीफ के एक्सिस में एक फीमेल फ्लावर कंटेनिंग इन्फ्लोरेसेंस लगती है। इसलिए मैंने बताया था कि प्लांट इज मोनोसियस बट फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे ये फ्लोरल एक्सिस है जिसको पेडंकल कहते हैं, ये फ्लैसी होती है, और इसके ऊपर सेसाइल फ्लावर्स लगते, सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, सेसाइल फ्लावर्स हैं, ये देखो एक्रोपिटली अरेंज्ड हैं, इसलिए रेसिमोज की एक टाइप है। एंड दैट होल इन्फ्लोरेसेंस इज कवर्ड विद लार्ज ग्रीन ब्रैक्ट्स नोन एज स्पेथ, इससे कवर्ड रहती है, इनको हम कहते हैं स्पेथ। और याद करो इस पूरी स्ट्रक्चर के यहां ऐसा बंच निकला रहता है स्टाइल और स्टिग्मा का। दैट एक्सपोज्ड स्टाइल विद स्टिग्मा इज नोन एज टेसल। तो ये होल इन्फ्लोरेसेंस इज स्पेडिक्स, स्पेडिक्स टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें ये स्पेथ कहलाता है, लेकिन ये एक्सपोज्ड स्टेमन और ये अपने स्टाइल और स्टिग्मा को, जिसमें पोलन ग्रेन्स यहां पे, यहीं से पोलन ग्रेन यहां आ जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम टेसल कहते हैं। तो टेसल के लिए अपने को जियामेज याद रखना है। इसी तरह अगर क्रेसिन्यूसिलेट और टेन्यून्यूसिलेट की बात हम लोग करें, क्रेसिन्यूसिलेट एंड टेन्यून्यूसिलेट, ये दोनों टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ये अपने पास इमेच्योर ओव्यूल था, जिसमें ये न्यूसिलस रहता है, ये सेल्स का मास न्यूसिलस। हम लोगों ने देखा था कि एक सिंगल सेल एनलार्ज हो गई थी और उस सेल को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। लेकिन अगर उस सेल को, ये डिफरेंशिएटेड सेल को मेगास्पोर मदर सेल ना कह के हम लोग एक वर्ड काम में लेते हैं, याद करो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी इमेच्योर एंथर में जब हम लोगों ने यूस्पोरेंजियल टाइप का डेवलपमेंट देखा था, वहां पे मैंने कहा था कि दैट डिफरेंशिएटेड लार्ज सेल इज आर्कीस्पोरियल सेल। यहां पे इसको भी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। और इस आर्कीस्पोरियल सेल में बिल्कुल उसी की तरह, मेल की तरह ही एक ट्रांसफर डिवीजन हुआ। ये देखो एक सेल जो कि इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और एक सेल जो कि इस चैलेंजल एंड की तरफ है, दो तरह की सेल्स बन रही है। सेल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, इधर हम लोग देखें तो इसको नाम देते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, जैसा उसमें भी यही नाम दिया था। और इस सेल को प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, मेल में बिल्कुल ये के नाम दिए थे। अगर इस प्राइमरी पैराइटल सेल में फर्दर कोई डिवीजन नहीं हो तो ऐसी इस न्यूसिलस के लिए टर्म काम में लेते हैं टेन्यून्यूसिलेट। इसका मतलब न्यूसिलस इज लेस डेवलप्ड। क्यों लेस डेवलप्ड? क्योंकि बाकी तो एम्ब्रियोसाइट में फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन ये सेल एक बचती है, ऐसे न्यूसिलस को हम लोग लेस डेवलप्ड कहते हैं। लेकिन अगर इस प्राइमरी पैराइटल सेल में फर्दर डिवीजन होके और अगर ऐसी लेयर्स बन जाती हैं, वो पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन होके ऐसी लेयर्स बन जाती हैं, तो न्यूसिलस ये तो पूरा कंज्यूम हो जाता है, लेकिन ये लेयर्स बची रह जाती हैं। ऐसे न्यूसिलस को वेल डेवलप्ड न्यूसिलस कहते हैं। याद रखना, आउट ऑफ दीज टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूसिलस इज वेल डेवलप्ड न्यूसिलस, दैट इज क्रेसिन्यूसिलेट। इसलिए ऐसा पोलीपेटली के मेंबर्स में होता है। और इस तरह का टेन्यून्यूसिलेट अगर आप लोग देखोगे तो गैमोपेटली के मेंबर्स में होता है, जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड है उसमें होता है। तो दो टर्म ये भी हम लोगों ने देख ली। सार्कोटेस्टा, याद रखना, आउटर फ्लैसी सीड कॉट
या आउटर फ्लैशी इंटेगुमेंट इज नोन एज सार्कोटेस्टा, और ऐसा मैग्नोलिया में देखने को मिलेगा। इसी तरह आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने, या क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि हम लोग खुद सबसे पहले किसी यंग फ्लावर से स्टेमन्स को रिमूव करें। तो रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम फ्लावर इन ए बड कंडीशन इज नोन एज इमैस्कुलेशन। इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहला हम लोग इमैस्कुलेशन करेंगे, और इमैस्कुलेशन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए, रिमूवल ऑफ ए स्टेमन्स फ्रॉम ए फ्लावर इन बड कंडीशन। क्योंकि मैच्योर फ्लावर को ले लोगे, खुले हुए फ्लावर को ले तो पोलिनेशन हो चुका होगा। हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराना चाहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। आफ्टर इमैस्कुलेशन आपको उस फ्लावर को कवर रखना पड़ेगा राइस पेपर से, दैट इज नोन एज बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन के बाद आपको बैगिंग करनी पड़ेगी। फिर जैसे स्टिग्मा मैच्योर होगी, हम लोगों को पोलन ग्रेन्स की, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स की डस्टिंग करनी पड़ती है। तो डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, और उसके बाद देन अगेन रीबैगिंग करनी पड़ती है, रीबैगिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो पहले इमैस्कुलेशन किया, फिर बैगिंग करी, फिर डस्टिंग करी डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स की, फिर रीबैगिंग कर दी, दैट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट एक टॉपिक कि पोलन जर्मिनेशन इन लेबोरेटरी। हम लोगों ने जो पोलन जर्मिनेशन देखा था, मैंने कहा था एक तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन इन सीटू, पोलन सैक के अंदर ही हो जाता है, टू साइड बन जाती है। उसके बाद वो स्टिग्मा पे जाके फर्दर डिवीजन करता है, जिसको एक्स सीटू बोला था। एक हम लोग अगर टेस्ट ट्यूब में या अपने लैब में पोलन जर्मिनेशन करते हैं, उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं इन विट्रो। तो इस तरह से अगर मैं पोलन जर्मिनेशन लेबोरेटरी में, तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कोई भी प्लांट जिसमें फ्लावर और उसमें पोलन ग्रेन्स आए हुए हों, हम लोग सुक्रोज सॉल्यूशन और ट्रेसेस में बोरिक एसिड, अगर इनको लेके रखते हैं, उसमें अगर पोलन ग्रेन्स रखते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को एक स्लाइड हम लोग लेते हैं, हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से सुक्रोज एंड बोरिक एसिड से, सुक्रोज 10% शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, सुक्रोज प्लस बोरिक एसिड ट्रेसेस में लेते हैं, और उस कैविटी वाली स्लाइड में रख के और हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम पोलन ग्रेन को लैब में माइक्रोस्कोप से जर्मिनेट होते हुए देख सकते हैं। इस तरह से ये सारे टर्म्स देखने के बाद आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स खत्म हो जाता है। थैंक यू।